गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? तो बेटा अब तक जो हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेज में, तो उससे आगे का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कूलॉम का नियम। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कूलॉम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलॉम नाम जो वैज्ञानिक था उसने एक लॉ इन्वेंट किया था जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कूलॉम। ठीक है, कूलॉम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब कूलॉम जो नियम है ये रेस्ट कंडीशन में जो आपके चार्ज होते हैं पॉइंट चार्ज, उनके लिए बेसिकली अप्लाई होता है। तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, वो बहुत ही क्या हो, बहुत ही कम हो, रेयर केस। तो ऐसे चार्ज को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। तो कूलॉम लॉ को समझने से पहले हमें दो चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं बेटा? कि आपने दो तरीके के चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज आपने पढ़े हैं। एक चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक चार्ज, यानी कि आवेश। और दूसरा जो टाइप पढ़ा था वो आपका कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश। ये दो टाइप के चार्ज आपने पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। अब इनके ऊपर दो आपकी क्या है, प्रॉपर्टी कह लो, आप एप्लीकेशन कह लो, उनको समझना जरूरी है। कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है, यानी कि सेम लाइक चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, जैसे r डिस्टेंस हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको मान लो Q1, इसको माने क्या, Q2। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, बिटवीन द डिस्टेंस r है। तो जब दो आपके समान जाति के यानी कि लाइक चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर अवेलेबल होते हैं, रखे होते हैं, तो इनके बिटवीन कुछ ना कुछ क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, सेंटर की, यानी कि इस चार्ज की और इस चार्ज की जो सेंटर होता है उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है वो इसकी एक्सिस लाइन होती है। तो इस एक्सिस लाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसको हम बोलते हैं रिपल्सन फोर्स। क्योंकि लाइक चार्ज है, प्लस प्लस एक दूसरे को हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है, यानी कि प्रतिकर्षित करता है। तो ये इसको धकेलेगा, ये इसको धकेलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक फोर्स अप्लाई हुआ, ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये तो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज के कारण फोर्स। तो Q1 है जिस पर चार्ज अप्लाई हो रहा है फोर्स, उसको पहले लिखो, जिसके कारण अप्लाई हो रहा है उसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके कारण इस पे कितना फोर्स है, इसको आप F21 से रिप्रेजेंट करें। तो ये यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको हम बोलेंगे रिपल्सन फोर्स, यानी कि प्रतिकर्षण बल। ठीक है, आया कॉन्सेप्ट समझ में? अगर दो आपके लाइक चार्जेज हैं, समान जाति के चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। सेम इसी आगे बढ़ाएं इसी को। अगर एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दोनों की चार्ज की जो नेचर है वो कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। एक पॉजिटिव है, एक कैसा है, नेगेटिव है। ये दोनों भी एक दूसरे से कितने डिस्टेंस में, सपोज r डिस्टेंस में, कितने डिस्टेंस में है, r। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, तो कौन सा चार्ज हो गया, ये अनलाइक चार्ज। कौन सा हो गया, अनलाइक, क्योंकि हिंदी बोलते हैं विजातीय आवेश। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करेंगे तो एक्सिस लाइन की तरफ जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है ना, एक दूसरे को जब ये आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं।
ऐसे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी फिनोमिना के बेस पे कूलॉम ने एक लॉ इन्वेंट किया था जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कूलॉम या कूलॉम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि भाई इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो, उसका इक्वेशन कितना आता है, ठीक है ना। तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, प्रूव करके देखते हैं कि उन्होंने क्या यहाँ पे लॉ अप्लाई किया था। तो देखिए तो उन्होंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ये है Q1 और ये माइनस चार्ज लिया, ये है आपका Q2। इन दोनों चार्ज का बीच का जो डिस्टेंस है वो है सपोज R, ठीक है। अब दोनों आपके कैसे हो गए, अनलाइक चार्ज हो गए। अनलाइक चार्ज होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको हमने क्या नाम दिया, वी कैन राइट बाई F, ओके। ऐसे ही अगर दोनों चार्ज आपके प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस है, बीच का डिस्टेंस कितना है R, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, रिपल्सन फोर्स, कौन सा लगेगा, रिपल्सन फोर्स। और यहाँ पे जो लग रहा है वो कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। अब इनकी इक्वेशन कितनी कितनी आती है, चाहे वो आपका अट्रैक्शन फोर्स है चाहे वो आपका रिपल्सन फोर्स है। तो देखिए ये रिपल्सन ही है, तो इसका मैं सपोज यहाँ पे Q1 है मैग्नीट्यूड, इसका कितना है Q2 है, सेम वही है पहले की तरह। तो इन्होंने क्या किया कि जो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ these two चार्ज, जो आपके टू चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को प्रोपोर्शनल करेंगे, एट प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है वो अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कि जितना ज्यादा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। ऐसे ही F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर हम चार्ज की डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस प्लस चार्ज है सपोज। अगर ये इतने डिस्टेंस पे हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, हील कर रहे हैं हम अपने हाथों पे। अगर इस डिस्टेंस को इंक्रीज करके मैं इतना कर दूं तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कोई चीज यहाँ पे अगर ये प्लस है और ये माइनस है, अब हाथों पे मैं फील कर सकता हूँ कि ये अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इस डिस्टेंस को भी मैं इंक्रीज कर दूं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सेम वही कि डिस्टेंस का इंक्रीज करने पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक थर्ड इक्वेशन क्रिएट करेंगे, लिखेंगे y इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखो ये तो फोर्स है ही कॉमन, इसको हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। F की जो वैल्यू है Q1 Q2 की तो क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, और R स्क्वायर की क्या हो गई, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अगर प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हम ओपन करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इक्वल का साइन आता है, और साथ में क्या आता है, ये कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट कौन सा होता है, K, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है बेटा। ऐसे तो इसको हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से हम एक इक्वेशन पे पहुंचते हैं, और ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है यानी कि ये जो चार्ज रखे हैं
वैक्यूम या एयर में रखे हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो एप्सिलॉन नॉट को हम बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू, वो कितनी होती है, इसकी होती है 9 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैक्यूम की। अब इनकी यूनिट भी निकालना जरूरी है कि फोर्स, हम जानते हैं कि बेसिकली जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालता हूँ, के की यूनिट क्या होगी, तो के इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाएगी, इन दोनों का क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ये हो गया ना, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब देखो फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या हो गया, इसकी यूनिट कूलम इंटू कूलम, तो ये कितना हो गया, कूलम स्क्वायर। तो ये आपकी के की वैल्यू होगी, ठीक है, ऐसे। तो ध्यान रखने वाली बात। अब के की जो वैल्यू है, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 1/4πε0, या फिर के की न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं सारी वैल्यू को पुट करके, 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट ये हो गई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर, ये इसकी। तो ये सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट होनी चाहिए, याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसके वैद्युतांक की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। तो ये सारा आपका कूलम जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सारा इन्वेंट किया था। ये दोनों इक्वेशन उन्होंने दी, इन दोनों इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाई, इसको फोर्स, कूलम फोर्स भी बोल सकते, ठीक है ना, कि फोर्स की वैल्यू कितनी अप्लाई हो रही है इनके बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपका कूलम नियम यहाँ पे ऐसा आपको, जब आप इसको रिपीट करोगे तो आसानी से बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाता है। बेसिकली हम प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं इन चीजों को, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करेगा, अगर सेम है प्लस प्लस है तो क्या होगा, रिपल होगा, चाहे माइनस माइनस है तब भी क्या होगा, रिपेल होगा, ओके। तो इस तरीके से ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। अब अगर मैं यहां से इस वाली इक्वेशन नंबर 3 से जैसे 1 कूलम की वैल्यू निकालना चाहता हूं कि 1 कूलम इक्वल टू क्या होगा, तो कैसे निकाल सकता हूं मैं 1 कूलम की वैल्यू, ध्यान देंगे F इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लिखेंगे इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर Q1 Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो F की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, K के इक्विवेलेंट हो जाएगी। दैट मींस F का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इतनी न्यूटन वैल्यू। कि अगर 2 चार्जेज हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, 1 मीटर पे, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, उनकी वैल्यू 1 कूलम कब होगी, जब उनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, राइट कर सकते हो, डेफिनेशन बना सकते हो। अब सबसे इंपोर्टेंट चीज इसमें होती है डायमेंशन कैलकुलेट करना। तो फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं, ऑलरेडी हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे के की डायमेंशन क्या होगी। तो के की डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, देखो इक्वेशन आपको यही याद रखना है। डायमेंशन मैं आपको बता देता हूं, यहां से इक्वेशन नंबर 3 से F इज इक्वल टू
के Q1 Q2 अपॉन क्या आया था आर स्क्वायर, ये आया था ना। तो K इक्वल टू क्या हो गया ए इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूटन यानी कि फोर्स, इसकी डायमेंशन क्या होगी m1 L1 T-2, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो पढ़ा है हमने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर। ये मास की क्या होती है m1 इनटू एक्सेलरेशन की क्या होती है L1 T-2 LT-2। तो टोटल क्या हो गई आपकी m1 L1 T-2, ये तो फोर्स की डायमेंशन हो गई। इनटू लेंथ की क्या होगी बेटा L स्क्वायर, L2 बोल सकते हो आप इसको, अपॉन चार्ज की क्या होगी, देखो Q इक्वल टू होता है IT, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू क्या होगा, करंट की क्या होती है एम्पियर, टाइम की क्या होती है T1, तो A1 T1, तो ये डबल स्क्वायर है, यहाँ कितना होगा A2 T। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 11th का टॉपिक है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए इसको मैं कैलकुलेट करूं आगे, तो क्या इक्वेशन मुझे मिलेगी K इज इक्वल टू m1 L2 T-2, देखो L2 यहाँ पे L1 यहाँ, ये टोटल यहाँ कितना हो जाएगा L3 ऐड हो जाती है पावर, तो नीचे क्या है A2 T-2, तो A2 T स्क्वायर, तो इसको ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस में कर दो ऊपर। अब इसको सॉल्व करो, देखो m वाली वैल्यू कितनी है n की पावर 1, इधर भी 1 इधर है, L3 T-2 कितना हो गया T-4 A माइनस, तो ये हो गई डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इस तरीके से डायमेंशंस जरूर पूछी जाती हैं एग्जाम में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या कोई सा ICSE बोर्ड हो, चाहे IBSE बोर्ड हो, कोई सा UP बोर्ड हो, तो उन सभी में ये डायमेंशन का क्वेश्चन मिल जाता है। वो आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डायमेंशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये पूरा क्या पढ़ा कूलम लॉ, ओके। तो इतना आपको याद रखना है, और अगर आपको इनकी बेसिक प्रॉपर्टी याद है, माइंड में रहती हैं, तो आसानी से आप इन टॉपिकों को धीरे धीरे कवर करते जाओगे इजीली तरीके से। तो जो भी टॉपिक है जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप उनको कवर करते चलें, जिससे आपके माइंड में रहें। और अगर आपको याद नहीं रहे तो आप प्रीवियस वीडियो ओपन करके देख सकते हैं जो कवर हो चुके हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो बेटा तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।